आजमाइश की घड़ी किसी भी वक्त जिंदगी में आ सकती है। ऐसी घड़ी जिसमें चंद लम्हे जिंदगी और मौत का फर्क मिटा सकते हैं। आपके मरीज की हालत बहुत तशवीशनाक है, जल्द से जल्द खून का इंतजाम करें। डॉ मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्मों की ज़ेरे निगरानी पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन गुज़िश्ता 40 बरसों से जावेद जैसे लाखों मरीजों को साफ और मियारी खून मुफ्त फराहम कर रहा है, और ये सब मुमकिन हुआ आपकी मुआवनत से। अपनी ज़कात और अतियात पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को देकर जावेद जैसे मुस्तहिक अफराद की जिंदगी बचाने में हमारी मदद कीजिए। ऐद रमज़ान में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद और वक्त है एहसास का। एहसास में आज जिस ऑर्गेनाइजेशन को हमने यहाँ मदऊ किया है वो है पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। ये एक NGO है, एक गैर सरकारी इदारा है, और इसकी खासियत ये है कि इसको चलाने वाले और इसको कायम करने वाले यंग स्टूडेंट्स हैं जो कि डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। और इनकी सर्विसेज इस तरह हैं कि ये जितने भी ऐसे मरीज़ होते हैं, जैसे भी जितने भी ऐसे नादार पेशेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपना इलाज मुआवजा, उनको ये अपनी ही चैरिटी रन करके अपनी सराउंडिंग से, हमारे एहतियात से ये उनको ब्लड सप्लाई करते हैं, थैलेसीमिया केयर करते हैं। और ये मुस्तकबिल के सारे डॉक्टर्स हैं जो कि अपनी प्रैक्टिस से पहले खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी इनको यहाँ भी दुआ और जज़ा मिलेगी और आखिरत में भी। ऐसे लोग हमारे मुआशरे में यकीनन बहुत बहुत बड़ी नेमत होते हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में ये काम करना, और ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ों के लिए जो अपनी ज़िंदगी से नाउमीद हो चुके हों, ये एक बहुत बड़ा काम है। और मेरा ख्याल है कि ये स्टूडेंट्स जो पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन चला रहे हैं, ये सब बहुत बहुत ज़्यादा दाद के मुस्तहिक़ हैं। बिल्कुल। हमारे साथ मैं यहाँ दावत दूंगा जो हमारी पहली यहाँ मेहमान हैं। इनका नाम है तूबा वसीम, जो कि MBBS 4th ईयर की स्टूडेंट हैं डाउ मेडिकल कॉलेज में, और PWA की जनरल सेक्रेटरी हैं। तशरीफ लाइए तूबा। और हमारे साथ खुदा राजा हैं जो कि MBBS 2nd ईयर की स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हैं और PWA की वॉलंटियर हैं। तशरीफ लाइए। बड़ी बात है कि इंसान आजकल के ऐसे अफरा तफरी के दौर में अपनी ज़ात की नफ़ी करके अपने आप को छोड़ के दूसरों के लिए सोचना शुरू करे और दूसरों के लिए एहसास पैदा करे अपने अंदर, और फिर उसके लिए काम भी करे। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि सोचते ही रह जाते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते। इतनी छोटी सी उम्र में कैसे ख्याल आया, कैसे सोचा, कहाँ से आपको ये इंस्पायरेशन मिली? बेसिकली पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है ये पिछले 40 सालों से सिविल अस्पताल के मरीज़ों की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, उनको मुख्तलिफ सहूलियात फराहम कर रहा है जो कि किसी भी वजह से सिविल अस्पताल में मैसर नहीं है। इसी चीज़ को स्टार्ट ऐसे लिया था कि 1979 में हमारे 3 सीनियर वॉलंटियर्स ने अपनी क्लिनिकल रोटेशन के दौरान इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, महसूस किया कि पेशेंट्स को ऐसी बहुत सारी सहूलियात नहीं मिल पा रही और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो हमने 1979 में एक सिंगल कैबिनेट ऑफ मेडिसिन से स्टार्ट लिया था। उसमें अपने डोनेशंस वगैरह से हमने कुछ दवाइयाँ रखी थी जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल के बाद एक पाकिस्तान की लार्जेस्ट स्टूडेंट एंड NGO बन चुकी है। और अब हम लोग इसके तहत अपने पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अंडर 2 मेजर डिपार्टमेंट रन कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज और थैलेसीमिया सर्विसेज। और दोनों का अगेन मकसद यही है कि हम पेशेंट्स को सहूलियात दे सकें जो कि नहीं मिल पा रही किसी भी वजह से। बिल्कुल। तो आप नहीं, आप पूछिए। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये इतनी छोटी हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप दोनों को ये सोच कैसे आई कि हमें ये ज्वाइन करना चाहिए और हमें ये काम करना चाहिए? MBBS करने का मतलब जब हम लोग MBBS चूज़ करते हैं, एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है जिसके अंदर सबकी एक यही थिंकिंग होती है कि हमें आगे जाकर गरीबों की मदद करनी है, या मतलब एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। तो इसके लिए हम इतना वेट क्यों करें कि पूरे डॉक्टर बन जाएं, 5-10 साल लगा दें फिर ही हम कुछ स्टार्ट करें। जब हमें डाउ के स्टूडेंट्स ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है तो हम क्यों ना अपनी ड्यूरिंग स्टडीज़ ही इस चीज़ को स्टार्ट ले सकें। वेरी गुड। खुदा मैं आपसे पूछूंगा कि आप 2nd ईयर की स्टूडेंट हैं और वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है, पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है आपके ऊपर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ
میڈیکل کالج بہت زیادہ آپ کو تعلیم کے لیے اپنا وقت دینا ہوتا ہوگا, تو پھر کس طرح آپ مینیج کرتی ہیں؟ اور اسپیشلی یہ جو مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ تقریباً ڈیلی 270 بلڈ بیگ جو ہیں وہ آپ جو ہے وہ پیشنٹس میں تقسیم کرتے ہیں. 270 ڈیلی, جس کا تقریباً ایک بیگ کا خرچہ تقریباً 1,000-1,500 تک ہوتا ہے تقریباً. وہ ہیلدی بلڈ آپ کو روزانہ کس طرح کون دے کے جاتا ہے؟ ڈونرز کہاں سے آپ لوگ, اور یہ پڑھائی میں آپ کو کیسے وقت ملتا ہے سب کچھ کرنے سب سے کا؟ پہلے میں آپ کو پڑھائی سے ریلیٹڈ کا جواب دوں کہ بے شک دیکھنے والوں کو سامنے سے یہ ضرور لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت ساری مشکلات ہیں, لیکن جب آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, تو جب آپ اس کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ کے راستے وہ خود ہموار کر دیتا ہے, آپ کی تکلیفیں وہ خود سالو کر دیتا ہے. کیا بات کی, بہت خوبصورت بات ہے. اور جہاں تک بلڈ ڈونیشن کی بات ہے تو ہمارے پاس سب سے زیادہ بلڈ ڈونیشن جو ڈیلی بیسس پر 270 پلس جا رہا ہوتا ہے, وہ ایسے جا رہا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر سول کے ہاسپٹل کے لوگوں کو دے رہے تھے. نہ صرف سول ہاسپٹل بلکہ ہم پورے کراچی میں جو ہمارے پاس ریکویسٹ آتی ہیں بلڈ کی, ہم ان تمام کو کیٹر کرتے ہیں. اس کے لیے ہم والنٹری ڈونیشنز بھی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم کیمپس لگاتے ہیں جس میں لوگ ہمیں بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. آپ اور میں, ہم جیسے لوگ ہی آ کر یہاں ڈونیٹ کرتے ہیں اور وہی جا کر ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو اب تک کتنے مریض آپ سے صحتیاب ہو کے جا چکے ہیں ایز آئی ٹولڈ یو بیفور کہ 40 سال ہو چکے ہیں, اور جب دن سالانہ ہمارے 1,25,000 بلڈ بیگ اسکرین ڈسپیچ ہوتے ہیں, جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لائک لاکھوں میں مریض کو ہم لوگ PWA مستفید کر چکے ہیں. ایکچولی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ سب جب وہاں آتے ہیں, میں بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹ رہ چکا ہوں. مطلب ان کی بیک سیل ہوتی ہے ہر سال, پتہ نہیں اب وہ ہوتی نہیں ہوتی, لیکن 2-3 سال پہلے تک تو میں جا رہا تھا. اسفر میں بھی پہلے جا چکے ہیں, اور پھر ہیرا میں بہت دفعہ گئے ہیں. یہ ایک ذمہ داری سمجھ کے یہ لوگ آتے ہیں اور پھر اس کا حصہ بنتے ہیں. میرے خیال میں ایسے ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس میں کوئی لازمی نہیں ہے کہ کوئی آئے, لیکن آپ لوگوں نے تو بڑا اچھا کیا ہوا ہے. پتہ نہیں کتنے سالوں سے ہی ہو رہا ہے عمران, اور یہ کرے جا رہے ہیں یہ لوگ, اور کمال چیز ہو رہی ہے. اس طرح بالکل طبع نے کہا کہ خلق خدا کی خدمت کے لیے آپ کو کسی سرٹن ایج یا سرٹن ڈگری کو لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں ڈاکٹر بنوں گی تبھی میں اس کے بعد یہ سارے کام کروں گا. انہوں نے سوچا جس طرح وہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں, بہت ہی ینگ ہیں اور بہت ہی چھوٹی عمر میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اور آپ کو بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوں یا ڈاکٹر ہوں کہ آپ یہ سب کچھ کریں. آپ اپنے گھر بیٹھے ہر کوئی اپنی استطاعت کے حساب سے حت الوسع جتنا کوشش کر سکتا ہے وہ اس چیریٹی میں یا اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے, کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. کچھ نہیں, کچھ مطلب اور یہ ایک بہت غلط ہم لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ اگر ہم بلڈ دیتے ہیں تو کمزوری ہو جاتی ہے. بلڈ دیتے رہنا ایک بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہے جس سے آپ کا نیا بلڈ بنتا ہے, اور یہ آپ کو دیتے رہنا چاہیے فار یور اون ہیلتھ. آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا بلڈ دیں, اور اگر یہ بلڈ کسی کی زندگی بچانے کے کام آ جائے تو اس سے بہتر اور مصرف کیا ہوگا. بالکل بالکل. چلتے ہیں جی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, واپس آتے ہیں, دیکھتے رہیے عہد رمضان. دنیا میں کئی رشتے ہمیں ملے, جس میں سے ایک رشتہ ماں باپ کا رشتہ. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ سجھائی نہیں دیتا, کچھ دکھائی نہیں دیتا, صرف ہماری ماں, صرف ہمارا باپ, ہمارے والدین. ہر بات ان سے کرنی ہے, ہر کام ان سے کہنا ہے, ہر خواہش ان سے کرنی ہے, ہر دکھ, ہر درد, ہر خوشی ان سے کہنی ہے, ہر شکایت ان سے کرنی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ہماری زندگی صرف ہمارے ماں باپ کے گرد گھومتی ہے, ان کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن جب ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں میں آتی ہے تو رشتے ایسے بدلتے ہیں کہ ہم خود دنگ رہ جاتے ہیں. پھر ہماری زندگی صرف ہماری اولاد ہوتی ہے. ہماری زندگی ہماری اولاد کے آس پاس گھومنا شروع ہو جاتی ہے, اور ہم اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں میں گم ہو جاتے ہیں. خاص کر ایک ماں, وہ ماں جو جب اس وقت سے گزر رہی ہوتی ہے کہ جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کچھ دن کے بعد میری اولاد میری گود میں کھیل رہی ہوگی, وہ ماں اس وقت سے اپنے بچے کا خیال رکھنا شروع کرتی ہے. میں یہ کھاؤں گی تو میری بچے کی صحت پہ لگے گا. وہ بچہ جو کہ ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا, میں یہ کھاؤں گی تو میرے بچے کی صحت اچھی ہوگی. اسی وقت سے بچے کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, صورتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بچے کی صحت کے لیے, صورت کے لیے, سیرت کے لیے.
اور وہ دن بھی آتا ہے جب وہ اولاد ہماری گود میں کھیل رہی ہوتی ہے. ایک چھینک بھی اگر رات کو بچہ مارتا ہے نا تو ماں ایسے جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھتی ہے کہ میرے بچے کو کیا ہوا ہے. خدا نہ خواستہ کبھی بچے کو بخار ہو جائے, کوئی وائرل ہو جائے تو پوری رات نیند نہیں آتی کہ کہیں بچے کو کچھ چاہیے نہ ہو, کہیں وہ پانی نہ مانگ لے, کہیں اس کو بخار تو نہیں تیز ہو گیا, کہیں اس کو درد تو نہیں ہو رہا, کہیں وہ تکلیف میں تو نہیں ہے. پوری رات ماں باپ جاگتے ہیں. لیکن ذرا سوچیں صرف ان لوگوں کے لیے کہ جن کو یہ پتہ چلے کہ ان کے بچے کی یہ بیماری یا یہ تکلیف صرف 1-2 دن کا بخار نہیں ہے, بلکہ یہ تکلیف مستقل ان کی زندگی میں ان کے ساتھ چلنے والی ہے. اللہ پاک ہم سب کو ایسی تکلیفوں سے بچائے. لیکن میں پھر یہی کہوں گی کہ یہ تکلیفیں, یہ مصیبتیں, یہ بیماریاں اللہ کی طرف سے ہمارا ایک امتحان ہوتا ہے. اس کا اجر کبھی دنیا میں ملتا ہے, کبھی اللہ پاک نے باہر بات کے لیے رکھا ہوتا ہے. اور اللہ پاک ہمیشہ انہی لوگوں کا امتحان لیتا ہے جو ان سے قریب تر ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک ایسی ہی ماں موجود ہیں جن کا بیٹا 9 سال کا, جس کو تھیلیسیمیا میجر ہے, اور وہ اس تکلیف سے, اس بیماری سے لڑ رہا ہے. بہت سارے ماں باپ ایسے بھی ہیں جن کو جب پتہ چلتا ہے کہ ان کی اولاد کو تھیلیسیمیا میجر ہے تو وہ اس کے بعد اولاد ہی نہیں پیدا کرتے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی اولاد کو دکھ یا تکلیف میں دیکھیں, کیونکہ اولاد کو دکھ میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. کوئی ماں کہے اگر کوئی ماں کے کلیجے سے, ماں کے دل سے پوچھے نا کہ وہ کیا چاہتی ہے تو وہ یہی کہے گی کہ بس میری اولاد خوش رہے, اس کی زندگی کی ساری تکلیفیں ہمیں مل جائیں. ایسی ہی ایک ماں ہمارے ساتھ موجود ہے. حیدر کی امی سے بات کرتے ہیں. آپ کو کب پتہ چلا کہ حیدر کو یہ بیماری ہے؟ 1.5 سال کا تھا تبھی. جی 1.5 سال کے بعد. 1.5 سال کا تھا جب. آپ لوگوں کو پہلے سے ایسا لگتا تھا کہ اس کو کچھ پرابلم ہے یا؟ جی ہر وقت بیمار رہتا تھا, بخار, الٹیاں, موشن ایسے ہی رہتا. اچھا. سول جب ہم آئے نا تبھی پتہ چلا کہ اسے تھیلیسیمیا ہے. اچھا. ٹیسٹ کے بعد. تو اب اس کی بلڈ کتنا بار چڑھتا ہے اس کو؟ 15 دن میں, کبھی 12 دن میں ایسے چڑھ جائے. اور کیا وہ آرام دہ ہوتا ہے یا اس میں تکلیف ہوتی ہے جب آپ؟ نہیں آرام سے چڑھ جاتا ہے. آرام سے چڑھ جاتا ہے. اور آپ کے بچے کا علاج جو ہے وہ جی سب صحیح ہو رہا ہے؟ PWF میں. اللہ تعالیٰ سے. ٹرانسپلانٹ ایک اس کا آپشن ہوتا ہے, آپ نے اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ نہیں. ان کی بیٹی ہی 9 سال بعد بیٹی ہوئی ہے نا آپ کی؟ جی ابھی 1 سال کی ہے. وہ ٹھیک ہے؟ جی وہ نارمل ہے الحمدللہ. اچھا وہ ٹھیک ہے. وہی نا عمران, لوگ ڈرتے ہیں نا کہ اگر ایک بچے کو یہ پرابلم ہو گئی ہے تو دوسرے کو بھی یہی ہوگی. جیسے کہ ہم نے پہلے اس دن شو کیا تھا, انہوں نے آ کے بتایا تھا کہ شادی سے پہلے اگر ایک بلڈ ٹیسٹ کرا لیا جائے تو اس سے بہت ساری چیزیں زندگی بچ سکتی ہیں. تھیلیسیمیا کیریئر ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو تھیلیسیمیا ہوتا نہیں ہے, لیکن اگر آپ کے بلڈ کے اندر آپ وہ کیری کر رہے ہیں تو پرابلی شادی کے بعد وہ خدا نہ خواستہ آپ کی اولاد میں بھی آ سکتی ہے. اور جس طرح ہمارے جویرہ یاد ہے ایک پیشنٹ کی بہن کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور 2 بہنیں جو تھیں وہ بھی اسی مرض کا شکار تھیں, اور 4 بہنیں جو تھیں وہ تھیلیسیمیا. تو اللہ کا بہت کرم ہے کہ آپ کی دوسری اولاد جو ہے وہ اس کو اللہ نے تکلیف نہیں دی. مجھے سب نے بولا ٹیسٹ کرواؤ, پر میں نے نہیں کروایا تھا. میں نے بولا اللہ کی جو مرضی ہوگی وہی ہوگا. ابھی جو بیٹی کتنی بڑی ہے؟ 1 سال کی. 1 سال کی. جی. لیکن بہن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ کی مرضی تو اپنی جگہ جو کچھ ہے وہ تو ہونا ہی ہے, لیکن ٹیسٹ کرانا بیسکلی ہم لوگوں کے ہی حق میں ہوتا ہے. اور کسی بھی خدا نہ خواستہ ناگہانی سے یا کسی ایسی آنے والی تکلیف سے اگر ہم پہلے سے ہمیں واقفیت ہو جائے تو وہ ہمارے لیے ہی بہتر ہوتا ہے. اور اس سے اللہ کا کوئی مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اللہ نے جو ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی, لیکن ہمیں ایٹ لیسٹ اس کی پہلے سے احتیاط کرنی چاہیے, اور یہ شرعاً بھی جائز ہے. تو ضرور میں آپ سب کو کہوں گا کہ شادی سے پہلے اسپیشلی اپنے بلڈ ٹیسٹ ضرور کروا لیجیے, کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ ایک انسان کی زندگی کا سوال نہیں ہوتا, پورے خاندان کی زندگی کا سوال ہوتا ہے. تو اب ماشاءاللہ حیدر اب ایکٹیویٹیز اپنی جوائن کرتا ہے, اسکول جاتا ہے اور سارے کام کرتا ہے. جی اسکول ابھی ایڈمیشن کروایا ہے, 1 سال ہوا ہے اسے. تو ذہنی طور پہ اس کو کوئی مطلب پڑھائی میں اپنی تیز ہے, آگے ہے, یا اس کو وہ ساری مشکلات؟ دماغ بہت تیز ہے اس کا. دماغ تیز ہے, لیکن جسمانی طور پہ تھکن محسوس کرتا ہے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے جسم میں درد ہے, سست بن گیا ہے تو پھر نہیں بھیجتی میں, اور ایسا لگتا ہے ٹھیک ہے تو پھر میں بھیج دیتی ہوں.
तकलीफ में होती है इसको? जी कभी कभी होती है, कभी नहीं होती. कभी माशाल्लाह ऐसा लगता है कि नॉर्मल बच्चा है, और कभी ऐसा लगता है कि कभी खड़ा होगा ये. माँ के दिल पे क्या गुजरती है जब बच्चे को मुस्तकिल तकलीफ में देखते हैं? क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह की मर्जी है. लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ब्लड, जब आप कहीं से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाते हैं इसके, तो आपको आसानी से ब्लड मिल जाता है? ये सब आसानी से हर इलाज पूरा होता है. अच्छा, कोई बात की तकलीफ नहीं है. ये जो तकलीफ़ नहीं है और इलाज अच्छी तरह हो रहा है, इसके पीछे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमें दुआ देनी चाहिए. पाकिस्तान में बड़ा दिल रखने वाले और कार खैर करने वाले लोगों की कमी नहीं है, और वो हम में से ही हैं. आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सब हैं. इसलिए वो जितने भी लोग ये ट्रांसमिशन जो देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि इसी तरह हैदर जैसे बहुत सारे बच्चों का इलाज बग़ैर किसी तकलीफ़ के और रुकावट के होता रहे, तो आप लोगों से दरख्वास्त यही है कि अपना ब्लड ज़रूर डोनेट कीजिए. इफ़ यू हैव अ हेल्दी ब्लड, देन देयर इज़ नो हार्म इन डोनेटिंग योर ब्लड. आपको देना चाहिए, यह आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, और हैदर जैसे बहुत सारी बच्चों की ज़िंदगी आप बचाते हैं. इसमें आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कितनी दुआएं समेटते हैं और अल्लाह आपके लिए कितनी राहें खोलता है. बिल्कुल बिल्कुल. हैदर से पूछूंगी, हैदर क्या बनोगे बड़े होके? हैं? ये छोड़ो, ये मैं पकड़ी हुई हूँ, तुम सिर्फ बोलो. क्या बड़े होके क्या बनोगे? इंजीनियर? रेंजर्स बनोगे? रेंजर्स में. अच्छा, ये बड़े कम लोगों में मैंने ये देखा है, ये जज्बा जो रेंजर्स बनने का जो होता है. रेंजर्स जो हमारे साथ बेटा करते वो पार्टी तो खत्म ही होगी जो जिनके लिए रेंजर्स बनी थी. तो अब क्या करोगे? हैं. बिल्कुल बनोगे जी, ज़बरदस्त. इंशाअल्लाह ताला आप एक हेल्दी लाइफ गुजारेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप हमारे मुहाफिज बनोगे हैदर. कौन सा गेम सबसे अच्छा लगता है आपको खेलना? गेम कौन सा अच्छा लगता है खेलना? क्रिकेट अच्छी लगती है? खेल कौन सा खेल खेलते हो? PS4. कौन सा गेम खेलते हो हैदर? फुटबॉल. फुटबॉल पसंद है भाई. अच्छा, अल्लाह मियाँ आपके बेटे को सेहत दे और आपको सब्र दे कि जिस तरह मेरे हर इंसान, जितनी माएँ यहाँ पे बैठी हैं, वो एक माँ का दर्द समझ सकती हैं कि मेरे बच्चे को अगर वाकई ज़रा सा भी कोई इतनी सी बुखार भी हो जाता है तो बस सारे, ना कुछ खाने को दिल करता है, ना किसी से मिलने को दिल करता है. मेरी सऊद की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं. कोई एक बच्चा भी घर में बीमार हो, पूरे घर का निज़ाम जो है वो दरम भरम हो जाता है. बिल्कुल. और यही होता है कि बस अल्लाह में जल्दी से ठीक हो जाए, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता. तो हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक बस इन तकलीफ़ों से इंसान को बचाए. हमारे ऊपर जो भी तकलीफ़ें आनी आए, बस बच्चों पे कोई तकलीफ़ ना आए. बस दुआ हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो हमें भी तकलीफ़ों से बचाए, और हमारी औलाद को और हमारे वालिदैन को और हमारे प्यारों को, जितने हम प्यार करते हैं, उन सब को अल्लाह ताला. कह रही हूँ कि हमारे बच्चों को जैसे ब्लड चल रहा है, हर सहूलतें मिल रही है. इमरजेंसी में जितने बच्चे हैं वो सुबह से रात तक खून का कोई बंदोबस्त, जैसे बहुत तकलीफ से इन लोग को मिल रहा है. वहाँ पर अंदर जो इलाज करते हैं ना स्टाफ, और ये लोग बहुत लापरवाहियाँ करते हैं. BWF वाले तो ब्लड दे देते हैं, वहाँ चराने वाले बहुत तकलीफ से चराते हैं. यही दुआ है कि दूसरे बच्चे भी यहाँ रजिस्टर्ड हो और उनको भी आराम से हर दवाइयाँ मिले. बिल्कुल, इंशाल्लाह. बिल्कुल. हमारा काम, इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे लोगों को बुलाते हैं ताकि जिन लोगों को नहीं पता कि हमारे यहाँ ऐसे इदारे मौजूद हैं, वो वहाँ जाएं और इन इदारों में जाकर फ़ायदा उठाएं इस चीज़ का. जैसे आप आराम से अपने बच्चे का इलाज करा रही हैं, इंशाल्लाह भी हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को भी पता चलेगा और लोग भी यहाँ जाएंगे, और जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर जाके अपनी मुश्किलों को आसान करेंगे. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं. हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा अहद रमज़ान. जी, हमारे साथ एक और यहाँ पर ऐसी माँ मौजूद हैं जो कि एक नहीं बल्कि अपने दो बच्चों को इस मर्ज़ में मुब्तला देख रही हैं और इस तकलीफ़ से गुज़र रही हैं. इनके 2 बच्चे, बेटा और बेटी, शाहनूर और महानूर. बेटी जो है वो 17 साल की है और बेटा जो है 12 साल का है. लेकिन इस बीमारी की वजह से इनकी उम्रें जो हैं अपनी उम्रों से ज़रा ये छोटे नज़र आते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एक बेटी रानिया है जो कि माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है. आपको कब पता चला आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम है? 4-5 महीने के थे जब से बुखार हो रहा था इनको. फिर सिविल हॉस्पिटल लेकर आए तो फिर उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए तो पता चला इनको थैलेसीमिया है. उससे क्या आपकी सोच थी, क्या ज़हनी कैफियत थी, क्या था कि अब
ہم کیا کریں گے, کس طرح علاج کرائیں گے. کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں زیادہ تر جو متوسط طبقے ہیں ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکیں. تو پھر ایسی بیماری سے لڑنا اور ایسی بیماری کا مقابلہ کرنا, کیا سوچا آپ نے, کیا آپ کے ہسبینڈ نے سوچا کہ کیا کریں گے آپ؟ جب سے اس بیماری کا پتہ چلا تو ہم بہت پریشان ہو گئے تھے. ہم نے سوچا ہم کیسے کریں گے, ان کا بلڈ کا مسئلہ بہت مشکل ہے کیونکہ ہماری اتنی نہیں حیثیت کہ ہم ان کو بلڈ وغیرہ لگوا سکیں, اور اوپر سے 2 بچے. ہم بہت پریشان ہو رہے تھے بہت. کہ PW میں آئے تو وہیں سے ہی سول میں ان کو. یہاں کس نے بتایا تھا آپ کو اس ادارے کے بارے میں؟ یہ ہمیں بس وہیں سے ہی معلومات چلی تھی, ہاسپٹل سے پتہ چلا؟ ہاسپٹل سے کسی نے بتایا کہ بلڈ کا ان کا یہیں لگے. پھر وہی ان کو بلڈ بھی لگتا ہے, دوائیاں وغیرہ بھی مل جاتی ہیں. جب سے PW میں آئے ہیں نا تو ہمیں کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں. تو اب آپ کو آپ کی آدھے سے زیادہ ذمہ داری جو ان لوگوں نے اٹھا لی ہے. ہاں الحمدللہ. یہ شکر ہے ان لوگوں کا کہ ہمارے بچوں کے اتنا وہ کرتے ہیں. ڈاکٹر بھی بہت اچھے ہیں, بہت خیال رکھتے ہیں. بچے پڑھتے ہیں آپ کے؟ جی دونوں پڑھتے ہیں. دونوں پڑھتے ہیں. جی. اچھا سے میں بات کرنا چاہتی ہوں. مانور ماشاء اللہ بڑا تیار ہو کے آئی نہیں آج. مانور آج تو میرے مقابلے پہ تیار ہو کے آئی ہو ہے. آپ زیادہ پیاری لگ رہی ہے. ہاں. گھر میں کام کاج کرتی ہو, امی کے ساتھ ہاتھ بٹاتی ہو؟ جی. کیا کام کرتی ہو؟ سارا کام. سارا کام؟ امی کچھ نہیں کرتی ہیں؟ امی کچھ نہیں کرتی؟ بھائی سارا کام آپ اس سے کرواتی ہیں, وہ کہہ رہی ہے کہ سارا کام اس سے کرواتی ہیں آپ. اچھا یہ بتاؤ کہ پڑھتی ہو؟ جی. کون سی کلاس میں؟ 5 میں. دوست ہیں بھائی, فرینڈس ہیں؟ ہاں. کیا 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 اچھا لگتا ہے؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا ہے, گھر میں امی کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے, یا کام کرنا اچھا لگتا ہے, یا پڑھنا اچھا لگتا ہے؟ کام کرنا ہے. کام کرنا. کام کرنا اچھا لگتا ہے. تھک جاتے ہیں بچے بہت جلدی, بہت زیادہ ایگزرٹ نہیں کر سکتے, تو یہ کیسے اتنا کام کر لیتی ہے؟ تھک جاتی ہے, جلدی سے تھک جاتی ہوگی. جی. ہاں آرام کرتی ہوگی سر. امی ٹانگیں دباتی ہیں, ہاتھ دباتی ہیں؟ جی. ہے. کتنی جلدی اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑتی ہے میم؟ ارے بس ایکچولی یہ جو کنڈیشن ہے, یہ میں بھی کافی سارا ایسوسیٹ رہتا ہوں ان چیزوں سے, کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. بڑی بات ہے یہ ادارے کھل گئے ہیں. یہ پاکستان کی قسمت اچھی ہے. اس طرح کے بے شمار ادارے ہیں, چاہے وہ انڈس ہاسپٹل ہو یا PWF ہو, یا پتہ نہیں کون کون لوگ ہیں جو کر رہے ہیں یہ. بلیو می اتنے لوگ ہیں کرنے والے, اور اتنے لوگ ہیں دینے والے. ابھی وہ کل کسی نے لگایا ہوا تھا کہ کراچی میں دنیا میں سب سے زیادہ جو افطاری بانٹی جاتی ہے کراچی میں بانٹی جاتی ہے. ہاں وہ بھی JDF والے ادھر آئے تھے ماشاءاللہ, وہ اتنی بڑی. وہ جو کیا ان کا جو ہے JDC, میں اس گیا تھا رات کو, ہم سحری میں گئے تھے. تو یہ ایک بڑی بلیسنگ ہے. دیکھیے بیماریاں تو ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فیملی کا جڑنا. ہمارے بھی بھائی کا بھی انتقال ہوا ہے 6-7 مہینے میں, حسن کا. مجھے پتا تھا وہ نہیں بچ پائے گا, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپس کی بانڈنگ, فیملی کی. تو ایسے موقع پہ جب فیملی جڑتی ہے تو وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. باقی تو زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. اور یہ ایسے ادارے بہت سارے ہیں, ان کو دعائیں دینی چاہیے جتنے یہ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. ایسے بے شمار لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے جو ہیں ان بیماریوں کے لیے صرف کر رہے ہیں. اور یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, میرے خیال میں پاکستان چلی اس وجہ سے رہا ہے. مخیر حضرات بہت ہے. بہت. کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بس کیا کہوں, غریب انسان ہیں, کرائے کے گھر ہیں, شوہر مزدور ہے, کلر کا کام کرتے ہیں. بس ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے ہر کسی تلسمیہ, جو بھی تلسمیہ کے بچے ہیں جن کو دوائیاں وغیرہ نہیں ملتی ہیں, ہم کہتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ کریں. جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو ہمیں سن رہے ہیں, جو ہمیں سمجھ رہے ہیں, میں کہتی ہوں بس. لیکن ساری ہمت آپ نے بندھا کے رکھنی ہے, کیونکہ چکر یہ ہے کہ سارا جو اس کا اجر ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ان تمام اداروں کو ملے گا, لیکن جو رول آپ نے ادا کیا ہے نا ابھی, سب سے امپورٹنٹ رول وہی ہے. لیکن اور ایک آپ نے تکلیف ٹوٹنا نہیں ہے. کی بات تو ہے نا کہ وہ اولاد جو کہ ماں باپ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری خدمت کرے گی, اس اولاد کی خدمت ان کو کرنی پڑتی ہے. اس کے پیر دبانے پڑتے ہیں, اس کے ہاتھ دبانے پڑتے ہیں. تکلیف مشکل ٹائم ہے. آپ کے بھائی کو کیا پرابلم تھی؟ اس کو تو ٹیومر تھا, برین ٹیومر تھا حسن کو. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی. کتنے بڑے تھے وہ؟
وہ بھی 27 کا تھا جب اس کی میرا تو سارا جتنا کام تھا جو پروڈکشنس تھیں وہ ساری وہی کرتا تھا, ڈائریکٹر تھا بیسکلی. لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن مانی ایک بات ہے کہ میں نے دیکھا ہے کیونکہ میری بہن کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی آج سے 3 سال پہلے. اس سے پہلے جی ہاں, اور آپ کے فادر کی بھی ڈیتھ ہوئی, وہ بھی مجھے آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ سے ملنے بھی آیا تھا تب. جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ کے دل سے موت کا خوف نکل جاتا ہے. پھر بالکل ہم جو ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید یہ ہماری فیملی میں نہیں ہوگا یا ہمارا کوئی پیارا نہیں جائے گا, جب ایک دفعہ کوئی چلا جاتا ہے آپ کا پیارا, تو پھر ایک موت کا جو خوف ہوتا ہے نا وہ چلا جاتا ہے. قبرستان سے بھی ڈر ختم ہو گیا, قبرستان سے ڈر ختم ہو جاتا ہے, موت سے. اور یہ اتنی ایک ریالٹی چیک اور ایک ایسی حقیقت بن کے ہم لوگوں کو پتہ چلتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں مطلب کوئی بھی جو ہے نا وہ مجھے شوق نہیں لگتا. اب میں نے اتنا اچھا دوست عاطف, ابھی کچھ عرصے پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, بہت شوق لگا, لیکن مجھے یہ لگا کہ اب سبھی نے جانا ہے, سبھی نے جانا ہے, آگے پیچھے سب جانے. اور ایک جس طرح آپ کے ساتھ تو کتنا کام کیا انہوں نے, عاطف نے بے شمار کام تو آپ ہی کے ساتھ کیا ہے. شادی سے پہلے بھی میں نے بہت سارا کام کیا. تو ہر طریقہ قول ہے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو ہر گزرتی ہوئی سانس کو یہ دیکھتا ہوا جانتا ہے کہ وہ اس کو موت کی طرف قریب سے قریب لے کے جا رہی ہے, اور پھر بھی وہ اپنی موت کی تیاری نہیں کرتا, اور واقعی ہر پاسنگ منٹ ہمارا ہمیں اس سے قریب کر رہا ہے. ایک ٹرین کا سفر ہے, پتہ نہیں کس کا اسٹیشن کب آ جائے, لیکن سب نے ادھر ہی جانا ہے. وہ ایکچولی وہ انسان کی سائیکی ہوتی ہے نا کہ وہ اس کو سوچ نہیں سکتے, سوچ نہیں سکتے. وہ تو ایک ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے, جس طرح بھی عاطف کی ڈیتھ ہوئی, بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے سر پہ منڈلا رہی ہے, کسی وقت بھی آ سکتی ہے. بس اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان کے پیاروں کی تکلیف دیکھنے سے بچائے, ہم یہی دعا کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ یہ بچے ہیں ایکٹیو فوڈ کی طرف سے اور پیکاسو کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو ان کے ساتھ جائیں گے. ڈاکٹر آج کل ویسے ایکٹر زیادہ کمانے بیٹا, بتا رہا ہوں آپ, ڈاکٹر نہیں بننا. نہیں, ایکٹر میں ڈاکٹر بھی ہیں, نیم حکیم خطرہ ہے چھوڑ کے یہاں آ گئے. اور کچھ ڈاکٹر واقعی بہت بڑے ایکٹر ہوتے ہیں. کچھ ڈاکٹر جو ایک دم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو, اچھا دیکھو نا اندر کیا ہے, وہ ایکٹیو فلاورز میں کیا دیا, کھول کے دیکھو. ایکٹیو فوڈ اینڈ پیکاسو. جب میں تمہاری عمر میں تھا نا, مجھے کوئی دیتا تھا تحفہ, میں وہیں کھول لیتا تھا فوراً کہ دکھاؤ اندر چیک کراؤ کیا, اگر پسند نہیں آیا واپس کر دیتا. اور جی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلیں گے ہم, بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے مہمان ہمارے ساتھ رہیں گے. دیکھتے رہیے گا عہد رمضان. جی جناب, عہد رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اور اب وقت ہوا ہے کہ ہم پاکستان کا جو تھنک ٹینک ہے, جو برین ہے, وہ سارا اکٹھا ہو گیا ہے. جویریہ باتیں اتنی بڑی بڑی کرتا ہوں, اور جب جواب ملتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ برین جو ہے نا, اس میں اکثر برین ٹیومر بھی ہوا ہوا. نہیں, انشاءاللہ جیتیں گے, آج سب برابر برابر رہیں گے. جی میں آپ کو ٹیموں سے پہلے متعارف کرا دوں. ہماری ٹیم اے ہے عظیم اللہ شریف اور محمد جہان, جن کا تعلق ہے NED یونیورسٹی کراچی سے. ٹیم بی کا تعلق ہے محمد علی جناح یونیورسٹی کراچی سے, جن میں ہیں رومانہ تبسم اور محمد بلال. ٹیم سی کا تعلق ہے اقرا یونیورسٹی کراچی سے, جس میں ہے محمد حمیل اور ارم سہیل. یہ صحیح نام لیا میں نے, حمیل ہی ہے نا آپ کا نام؟ اچھا یہ یوں ہو گیا, یوں ہو گئے. اچھا تو پھر آپ آ جائیں, یوں ہو جائیں, ادھر ہو جائیں تاکہ ہم کلیئر ہو جائیں. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی, تو پہلا راؤنڈ ہم شروع کریں گے جس کا نام ہے قرآن و سنت, جس میں 1 منٹ میں آپ کو تمام سوالوں کے جواب دینے ہیں. اگر کوئی جواب نہیں آ رہا ہو تو ٹائم ضائع مت کیجیے گا, پاس کر دیجیے گا, وہ جواب ہم آپ سے دوبارہ پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے, تو جی ٹیم اے سے آپ کا جناب 1 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس. سوچنے میں کم سے کم وقت ضائع کیجیے گا. میں ریپیٹ کروں گا آپ کا کوشچن, اگر آپ کا ٹائم بچ گیا تو جس سوال کا آپ جواب پاس کر دیں گے میں آپ کو دوبارہ وہ بوجھنے کا موقع دوں گا. 1 منٹ کا ٹھیک ہے ٹائم. اوکے, ٹیم اے سے میرا پہلا سوال, قرآن مجید کی کتابت کا آغاز کس اسلامی ماہ سے ہوا؟ رمضان المبارک. ربیع الاول. شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کس آسمان پر ہوئی تھی؟ 7ویں آسمان بیت المعمور پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کون سی جنگ میں شہید ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ پر کتنے بادشاہوں نے اسلام قبول کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا تعلق کون سے قبیلے سے تھا؟ اوکے, اب میں آپ سے سوال دوبارہ پوچھ لیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بھائی حضرت جعفر کون سی جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ جنگ موتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ پر کتنے بادشاہوں نے اسلام قبول کیا؟ 4 جواب درست ہے. آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا تعلق کون سے قبیلے سے تھا؟ بنو ہاشم.
बनी ज़ोहरा से। जी जी टीम बी, पहला सवाल, कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब क्या कहलाती है? पास। कुरान पाक में सूरह मरियम किस पारे में है? 16। जवाब दुरुस्त है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीनुल उम्मत का लक़ब किस सहाबी को इनायत फरमाया? पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कौन सी मस्जिद अपने हाथों से तामीर की? मस्जिद हराम। फतह मक्का के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडे का रंग क्या था? फतह मक्का के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का रंग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कौन सी मस्जिद अपने हाथों से तामीर की? मस्जिद अक्सा। मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीनुल उम्मत का लक़ब किस सहाबी को इनायत फरमाया? अमीनुल उम्मत का लक़ब किस सहाबी को अता? हज़रत अबू हुरैरा। हज़रत उबैदा बिन जर्राह। कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब क्या कहलाती है? तरतीब तौक़ीफ़ी। और फतह मक्का के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम का रंग पीला और सफ़ेद था। पीला और सफ़ेद, अच्छा। जनाब टीम सी, जिसमें है मोहम्मद हुमैल और इरम सुहेल, जिनका ताल्लुक़ है इक़रा यूनिवर्सिटी से, आपका पहला सवाल ये है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लबो लहजे में कुरान पाक की तिलावत किया करते थे? कुरैशी। जवाब दुरुस्त। लफ्ज़ कुरान मजीद में कुल कितनी मरतबा आया? 66 मरतबा। जवाब दुरुस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन ज़ौजा का नाम बताइए जो हज़रत अबू सुफियान की बेटी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन साहबजादी का नाम बताइए जो हज़रत अबुल आस के निकाह में थी। हज़रत उम्मे सलमा। जी साहबजादी नहीं, हज़रत ज़ैनब। हज़रत ज़ैनब, जवाब दुरुस्त है। उन सहाबी का नाम बताइए जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं हुई थी लेकिन उनको सहाबी का दर्जा मिला। हज़रत उवैस करनी। हज़रत उवैस करनी, जवाब दुरुस्त। मैं दोबारा बाकी पूछता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन ज़ौजा का नाम बताइए जो हज़रत अबू सुफियान की बेटी थी। हज़रत हफ्सा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रमला उनका असल नाम था। जी, तो इस तरह आपका टाइम भी ख़त्म हुआ और जी। अगर आपको जवाब नहीं आता तो आप पास कर दिया करें, मैं दोबारा पलट के आऊँगा। सोचने में जो वक्त ज़ाया होता है वो आपका वक्त ज़ाया हो रहा है बुनियादी बात। और पहले वाले राउंड में ना प्लीज़ तालियां नहीं बजाया करें, क्योंकि 1 मिनट होता है उसमें हमने सारे सवाल करने होते हैं और जब आप लोग तालियां बजाते हैं वो सवाल उनकी समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। और अगले वाले में दिल खोल के बताइएगा। पहले वाले की स्कोर कार्ड देखिए जी, टीम ए 20 नंबर, टीम बी 10 नंबर और टीम सी 40 नंबर। टीम सी सबसे आगे भाई हमारी, क्या बात है। और जी अब राउंड 2 शुरू करने वाले हैं हम। राउंड 2 आपको पता है छुपे खजाने, हम आपको 3 इशारे देंगे और उसमें से आपको उन 3 इशारों में से आपको हमारे सवाल का जवाब ढूंढना है और उसके बाद इशारे देने के बाद 15 सेकंड का टाइम होगा जिसमें आप याद कर लीजिएगा कि आपका जवाब क्या है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल टीम ए से, इशारों की मदद से उम्मुल मोमिनीन का नाम बताइए। खवैलद बिन असद, कबीला बनी असद, मैसरा, नफीसा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला। जवाब दुरुस्त है। अब बताइए जी, कितनी तालियां आपने जी। अच्छा जी, सवाल नंबर 2, इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। अस्मा, हज़रत जाफ़र तैयार, हबशा, सूरह मरियम। एक बादशाह थे, ये मैं आपको बता देती हूँ। नजाशी। अस्मा, हाँ नजाशी। जवाब दुरुस्त है। हबशा के बादशाह नजाशी। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। मज़ार कायद, इंजीनियर, बम्बई, मर्चेंट ख़ानदान। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जी नहीं इंजीनियर नहीं। रिपीट कर दिएगा। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। मज़ार कायद, इंजीनियर, बॉम्बे, मर्चेंट ख़ानदान। मर्चेंट ख़ानदान। इतना बड़ा इशारा। मज़ार कायद पर लगे हुए फानूस जो हैं वो इन्हीं के। सलीम मर्चेंट। याहिया मर्चेंट। और किसी को बस आई याहिया मर्चेंट। चले कोई नहीं, बहुत अच्छा था। बी। जनाब टीम बी से मेरा पहला सवाल छुपे खजाने का ये है, इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। पाक दामन, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, बैतुल लहम, अलिशबा।
پاک دامن حضرت زکریا علیہ السلام بیت اللحم الشفا. हज़रत बीबी मरियम. जवाब दुरुस्त है हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम. मशहूर नज़मों की मदद से शायर का नाम बताइए. हार्ट अटैक, सुबह आज़ादी, फैज़ अहमद फैज़. जवाब दुरुस्त. इशारों की मदद से वाक़या बताइए. कौन सी फतह? 711 ईस्वी, बर्रे आज़म यूरोप, मूसा बिन नुसैर और क्रिश्चियन कमांडर रॉड्रिक. सवाल रिपीट कीजिएगा. इशारों की मदद से वाक़या बताइए. 711 ईस्वी, बर्रे आज़म यूरोप, मूसा बिन नुसैर और क्रिश्चियन कमांडर रॉड्रिक. कुस्तुनतुनिया, उंदलस. Shall I get more close? फतेह स्पेन. जी, टीम सी. इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए. हज़रत सफ़िया, अशर मुबशरा, हवारी, उन्ज़ा, जो कि एक नेज़े का नाम है. उन्ज़ा. हज़रत सफ़िया, अशर मुबशरा, हवारी. जी, हज़रत ज़ुबैर बिन अवान. जवाब दुरुस्त है. इशारों की मदद से शहर का नाम बताइए. उमर खयाम, शेख फरीदुद्दीन अत्तार, खुरासान, मदरसा निज़ामी. ईरान. ईरान, नीशापुर. जवाब दुरुस्त है. इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए. तैमूरी बादशाह, दिल्ली, इस्लामी शरीयत, शहजादा अजीमुशान. दिल्ली. अकबर. दिल्ली, तैमूरी बादशाह. औरंगजेब आलमगीर. औरंगजेब आलमगीर. जवाब दुरुस्त है. हाँ जी जी. जनाब. तो अब हम स्कोर बोर्ड की सूरत हाल एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या है. काफ़ी वाज़ेह है वैसे तो, लेकिन जनाब टीम ए ने हासिल किया 40, टीम बी ने हासिल किया 30 और टीम सी ने हासिल किया 70. क्या बात है भाई. तालियां बजाते हैं भाईजान. आप नाच पे तालियां बजा रहे थे, अभी नहीं बजा रहे, मैं देख रहा हूँ. और जी राउंड 3 की तरफ हम जा रहे हैं. ये राउंड चूंकि आप दोनों ने खेलना है इनके साथ, तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये हमारा बजर राउंड है. आपने एक सवाल करा है. अच्छा, शुरू करी तो रहे, बता तो रही हूँ. इसमें बजर जब आप सवाल करेंगे तो जो पहले बजर बजाएगा उसका जवाब हम मानेंगे. ठीक है जी. तो जी शुरू करते हैं राउंड 3. हम अपना जिसका नाम बजर है चेक कर लें जो पहले. जाने वो जीते. जी 1-1 करेंगे हम. नहीं, आपने बस सवाल करना, जिसने बजर बजाया वो जवाब देगा. जी पहला तो सवाल. पहले पहला सवाल. चलिए मैं करता हूँ. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आगाज किस साल में हुआ? बी. 1948. ये क्या हो रहा है? बेजर बोल रहे हैं. 1948. जी सही जवाब. जवाब दुरुस्त. बिल्कुल सही. दूसरा. अगला सवाल कुछ यूँ है कि ईरान के मौजूदा सदर का नाम बताइए. ईरान के मौजूदा सदर का नाम. पुराने वाले तो सबको याद है, हाँ. इनकी शर्ट फटी होती थी, सारी इकॉनमी डुबा दी उन्होंने. अभी वाले कौन से हैं? जी स्पिरिचुअल सा नाम है थोड़ा. पहले भी इस नाम के पहले भी आ चुका है. हमारे एक एमपी ने गलत नाम बता दिया था. जी. हामिस. नहीं, क्या नाम है? हसन रूहानी. ये नाम तो मैंने पहली दफा सुना है. नाम एग्जिस्ट भी करता है. ओके जी. नेक्स्ट. सबसे बड़ी छावनी फौज की कहाँ है पाकिस्तान में? फौजी छावनी. कैंट. फौजी छावनी. फौजी कैंटोनमेंट. इंटोनमेंट. नेगेटिव मार्किंग है. बजर. बजर दबाए ना. मुझे दबाए ना, क्या शर्मा क्यों नहीं? बजर दबा. सबसे बड़ी छावनी पाकिस्तान की फौज की छावनी कहाँ है? कैंटोनमेंट. बताइए. रावलपिंडी. नहीं, गलत. खारियाँ. खारियाँ कैंट. मैं जा चुका हूँ. कल हमारे एक दोस्त भी आए हुए थे दी जो खारियाँ से. मैं रह चुका हूँ 15 दिन. मेरे मामू की पोस्टिंग हुई थी. पकड़ लिया. अच्छा. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है? कौन है? जी जी. तोरकम बॉर्डर. नहीं, ना, इसका एक नाम है. नाम. एक अंग्रेज के नाम पे वो नाम है, बड़ा मशहूर नाम है. किसी को पता है दरअसल? हाँ जी बताइए. ये एक इनाम आपके लिए होगा. वो जी बच्ची बताइए. जो चश्मे वाली बच्ची बैठी है. माइक दें इनको. माइक. जी जल्दी. ड्यूरल लाइन. जवाब दुरुस्त है. और जी दर्शकों
कराची का जाम शेरी आपका हुआ। सर ड्यूरेंट जिन्होंने ये मुआहदा किया था उनके नाम पे, वैसे तो पूरे मुआहदा ही उन्होंने सारे मुआहदे अच्छा जी, अच्छा SEATO किसका मुखफ़फ़ है? क्या? SEATO एशियन जी एशियाटो है ना? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। साउथ ईस्ट एशियन T और O क्या है? ऑलमोस्ट देयर Almost there. TAT ऑर्गेनाइजेशन। Very good. बिल्कुल जवाब South दुरुस्त East है। Asian Treaty Organization. Excellent. Excellent. अच्छा सवाल बड़ा अजीब व गरीब सा है, डाल दिया है यहाँ पे, लेकिन जिस वक्त मैं सवाल करूंगा उस वक्त ही कुछ हो जाएगा। अमेरिकन डॉलर की कीमत फरोख्त पाकिस्तान में अभी कितनी है? अभी कितनी है? अभी इस वक्त। सी हाँ सी 153। अबे तुझे क्या पता अभी क्या हो रहा है? क्या पता 155 हो गई हो? अजी कितनी? 153 151 154 154 152। देखिए ये गलत सवाल जवाब। कम हो गया भाई, कम हो गया। ये सवाल अजीब नहीं गरीब था। गरीब। नहीं ये तो गलत, किसी ने भी सवाल का सही हाँ जवाब ये नहीं दिया। इसका जवाब नहीं इसका दिया। चलें जी। अगला ओके, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला टेस्ट कप्तान कौन था? कौन है? अब्दुल हफीज कारदार। कारदा साहब बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ओके जी। नैब के चेयरमैन का नाम क्या है अभी वाले जी वही वाले। नहीं कुछ इनकी वीडियो आ गई। एक किसने? अच्छा ये सवाल नहीं और था, किसी को सवाल नहीं था, सवाल नहीं था। अगला सवाल ये कि नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की कमी से होती है? विटामिन के। विटामिन ए, ये चीज। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से हैं? किस पार्टी से? डांस पार्टी। डांस पार्टी। क्या हुआ है तो मुझे भी पता। दबाओ ना। कांग्रेस बहुत आला। वहाँ तो कांग्रेस इंडिया। जी बताइए आप बीजेपी बताइए। तो नहीं उनका। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी में फर्क है। हाँ जी, वैसे मोदी बीजेपी कांग्रेस के नहीं है। क्या हार नहीं तो दुख है हम सबको। रिपब्लिकन रिपब्लिकन किसने बताया? आपने बताया? वो रिपब्लिकन है ना? आपने बताया? Republican। हाँ हाँ भाई हो गया ओके। अच्छा आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि हमारे वोट हजरत जाते हैं यूनुस ना। अलैहिस्सलाम कितने दिन मछली के पेट में रहे थे? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने दिन? बी 40 दिन। 40 दिन। जवाब दो ये चीज। अरे अभी कोई सवाल बचा नहीं। वो सदर का नाम नहीं बताया ना? हाँ, एक बार पूछ लें शायद पता हो। एक बार फिर ईरानी सदर। ईरानी सदर का नाम? हसन रूहानी। अभी मैंने बता दिया। लेकिन वो याद अच्छा एक एक जवाब रह सवाल गया, एक जवाब रह गया। पाकिस्तान ने आखिरी ओलंपिक गोल्ड मेडल कौन से ओलंपिक्स में जीता था? आखिरी। चलो मैं 3 ऑप्शन देता हूँ। 84, 88 या 92? 92 बॉक्सिंग वाली था ब्रॉन्ज। 88 आप दोनों? अब तो एक ही रह गया। 84 चलिए जी, पाकिस्तान ने स्कोर जर्मनी को बोर्ड हराया था देखते हैं। फाइनल में। हॉकी में ओवरऑल आखिरी गोल्ड मेडल पाकिस्तान तो ने वो तो शाह हुसैन ने का वो ब्रॉन्ज वो ब्रॉन्ज मेडल था। अच्छा, गोल्ड का 88 में गोल्ड मेडल आखिरी। जी स्कोर बोर्ड दिखाइए प्लीज। स्कोर बोर्ड जी। नहीं नेगेटिव मार्किंग। हाँ जी अपनी अपने नंबर बरकरार रखते हुए टीम A 60, टीम B 40 और बड़ी जल्दी हटा देते हैं और टीम C scoreboard। 90। टीम C 90। तो टीम C जो है हमारी जीत गई है और मैं आपको बताते चलूँ कि तीसरी पोजीशन पे हासिल करने वाले को मिल रहा है वेस्ट पॉइंट का चॉपर एक्सप्रेस की तरफ से हेयर ड्रायर, कर्शी का गिफ्ट हैम्पर, लेमन मैक्स का गिफ्ट हैम्पर। और जी दूसरी पोजीशन हासिल करने वालों को मिल रहा है वेस्ट पॉइंट की तरफ से चॉपर ब्लेंडर, एक्सप्रेस की तरफ से जूसर ब्लेंडर, वीगो टेल के मोबाइल फ़ोन, कर्शी का गिफ्ट हैम्पर, सुकराल का गिफ्ट हैम्पर। पहली पोजीशन हासिल करवाने को मिल रहे हैं सोया सुप्रीम की बाइक, कर्शी का गिफ्ट हैम्पर, रीजन प्लाजा की तरफ से अवतार का वाउचर, सुकराल का गिफ्ट हैम्पर और पेल की इलेक्ट्रिक कैटल। बहुत सारी तालियां आपके लिए। और सारे जवाब आंटी दिया, बाइक ही चलाएंगी। हाँ आप बाइक चलाएंगे। बिल्कुल मोटरसाइकिल गर्ल। मोटरसाइकिल गर्ल। मोटरसाइकिल गर्ल। लेकिन जी बहुत मुबारक जी। क्या कुछ कहना चाह रही हैं? जी। अच्छा अम्मी को लेके आए थे? नहीं तो बच्चे अम्मी को लेके जाओ। हम तो इसमें जाएगा। मैं अपनी अम्मी को लेके मेंटेन किया हुआ है। आऊंगा। आप स्टूडेंट समझ रहे थे आपको इकरा यूनिवर्सिटी का। हमें नहीं पता था पढ़ा रही है इकरा यूनिवर्सिटी में। अच्छा जी एक छोटी सी ब्रेक में एक जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा अहद रमजान। जी तो आज हम बना रहे हैं चिकन अल्फ्रेडो पास्ता और हमारे साथ इसके साथ साथ चीकू यहाँ पर मौजूद हैं। चीकू मुझे भी बड़े पसंद है तो चीकू शेक भी हम बनाएंगे यहाँ पर। और अल्फ्रेडो नहीं मैं बनाऊंगी और आप मेरे साथ बनवाएंगे।
अच्छा जी। अरे अच्छा, असफर को तो लग रहा है कोई करंट सा लगा है। कोई मसला है। असफर आ जाओ। तुम लोगों ने मुझे सब सेटे के दौरान बड़ा तंग किया है ना, बगैर स्क्रिप्ट के मुझसे एक्टिंग करवाई है। अब आज तुम लोग यहाँ पर आओगे, तुम लोग को बगैर बताए यहाँ पे तुमसे काम उसके बाद तुमने ये जिंदगी इस तरह की है। आइए आइए आ जाए बिल्कुल। क्या बनाना बताओ। तो जी पास्ता बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उनमें है बोनलेस चिकन बारीक कटी हुई 300 ग्राम, प्याज कटी हुई 1 अदद है, चेडर चीज़ आधी प्याली, मोज़रेला चीज़ आधी प्याली, पार्मेजान चीज़, कुटी लाल मिर्च, दूध 2 कप, पास्ता आधा पैकेट, फ्रेश क्रीम हाफ कप, ऑरिगेनो आधा चमचा, ड्राई बेसिल लीफ आधा चाय का चमचा, पिसी मिर्च जितना भी आप चाहें, तेल हस्बे ज़रूरत, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे। ज्यादा हो तो मंगवा लें बाहर से जी बहुत लंबा है। अच्छा आप लोग यहाँ सिर्फ खड़े नहीं होंगे, यहाँ पे ये चीकू शेक बनाना है। आपने ये चीकू रखे हुए हैं, यहाँ पर ये क्रीम रखी हुई है जो कि चीकू में डलेगी। आपने चीकू कहा तो इमरान ने कहा थैंक यू थैंक यू। आपने चीकू कहा तो इमरान ने थैंक यू कहा। और ये सुकराल है, सुकराल जो है ये आपने इसमें डालना है। और सुकराल उन लोगों के लिए जो कि चीनी बल्कि मैं हाँ डाइट पे भी है और जो कि डायबिटिक भी है। और सुकराल का जो है एक ये जो है अब हमारे पास ड्रॉप्स में भी दस्तयाब है। सुकराल का एक ड्रॉप जो है वो 1 चाय के चमचे की चीनी के बराबर है। और आज हम सुकराल जो है ये इस्तेमाल करेंगे चीकू शेक में। चीकू शेक में बिल्कुल हस्बे जायका। मीठे होंगे। हाँ चीकू मीठा होगा। हाँ लेकिन फिर भी चीनी को करें थोड़ा कम जिंदगी से ताकि बीमारियां हों दूर हमसे। और सुकराल इस्तेमाल कीजिए। तो खतरनाक चीज इसके अंदर ना रोक दे इतना दूर नहीं। ये होता ही है कि जब आप मेन्यू कहीं बाजार में जाके पढ़ते हैं तो इसका नाम यही आता है। ये क्रीम आपने यहाँ इस्तेमाल करनी है। ये मेरी यहाँ वाली यहाँ पर है, वहाँ वाली वहाँ पर है। आप कंफ्यूज ना करें प्लीज दो उसको। ये क्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा होता है आप जाते हैं अक्सर इटालियन रेस्टोरेंट में जहाँ नाम वो गरीब मुश्किल मतलब आप बोल नहीं पाते। मतलब पैसे देखते हो लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो चीज आपको पसंद होती है ना वो नाम आप याद कर लेते हैं। नहीं भाई हम तो देखते हैं आगे कितने का है, कितने का है ये कितने और का टैक्स लगने के बाद कितने का है। क्योंकि मैं अक्सर हिरा के साथ जाता हूँ तो अजीब जी ऑर्डर कर देती है बिल्कुल। तो वो बड़ा देखना पड़ता है। खाली ज्यादा हो रहा है। ये जो है ना ये क्या क्या कर रहा है ये क्या है? ये मेरी चीजें मत डालना बच्चे, मेरी चीजें मत। नहीं है तुम्हारे जैसे नहीं है। यहाँ से तो नहीं उठाई। अच्छा ये बाय द वे मैं तो अपने घर में बनाता हूँ चीजें खुद से। मुझे आदत है ये कोई भी खाना कोई भी चीज बनाने की। यूट्यूब जिंदाबाद। कितनी अच्छी बात है। जिंदाबाद। जैसे हिरा आजकल रमजान है तो हिरा ज्यादा बिजी हो जाती है। हिरा नहीं हिरा का काम डबल हो जाता होगा। बिल्कुल अभी घर में कोई अफ्तारी है। क्रीम डाल। अच्छा हिरा को सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज में होती है? बर्तन धोने में या नहीं? जब मैं घुसता हूँ किचन के अंदर परेशानी होती है। तुम क्यों घुस रहे हो? लेकिन ये तो भाई खुशकिस्मती की बात है कि भाई आपका कोई हाथ बटाने वाला है घर में है। एक्चुअली मुझे शौक है कुकिंग का। अच्छा। क्योंकि मैं जाता हूँ दुनिया भर में तो मैं नाश्ता आपको पता है मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। नाश्ता में आप मुझे इंग्लिश ऑमलेट और हर चीज दुनिया की हर चीज जो है वो मैं बना रहा होता हूँ। अच्छा जी। वो मुझे इस दिन बुलाना है, आप लोग आइएगा नाश्ते पे। जैसे रमज़ान में ख़वातीन बहुत ज़्यादा काम करती हैं, इबादतें भी कर रही होती हैं, काम भी कर रही होती हैं और बच्चों को भी देख रही होती हैं, मेहमानों को भी देख रही होती हैं, फिर ईद की तैयारियां भी कर रही होती हैं। और इसमें जब वो थक हार जाती हैं और अफ्तारी करके जब थोड़ा सा सुकून लेती हैं तो ख़वातीन का दिल चाहता है कि हमारे साथ भी कोई हमारा हाथ बटाने वाला हो। और ख़ासकर जब बर्तन धोने की बारी आती है तो अफ्तार के बाद तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता कि आप बर्तन धोएं। तो ऐसे में अगर कोई आपका साथ देने वाला हो तो ये बड़ी मज़े की बात होती है। और आज हमारे साथ हम देखते हैं कि कौन से ऐसा कपल मौजूद है कि जिनके जो हस्बैंड हैं वो अपनी बीवी के साथ हाथ बटाने में आगे हैं। और लेमन मैक्स अगर घर आ जाए तो क्या ही बात है। कौन है जी? आइए तशरीफ लाइए। अगर हमने ये तबाह कर दिया शेक भी तो हम दुनिया से शेक कोई नहीं बर्बाद कर सकता। खराब कर दिया शेक आपने। अगर अभी इसमें चीकू डालेंगे तो गाढ़ा हो जाएगा, फिक्र नहीं करवानी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी मेहमान आए, कुछ जरा इनसे सवाल करते हैं। क्या नाम है आपका? माइक में जी। फिरोजा खानम जी। मसूद अली। तो जी आप लेमन मैक्स यूज़ करते हैं घर में? और अगर बिल्कुल करते ही होंगे ज़ाहिर है। लेमन मैक्स जो है अगर हम बात करें लेमन मैक्स के लिक्विड की तो लेमन मैक्स का जो लिक्विड है उसमें है ग्रीस कटिंग पाउडर 3 गुना ज़्यादा। और ये करता है बर्तनों की सफाई बहुत थोड़ी मिकदार में। अगर आप इसको यूज़ करें तो ये ज़्यादा बर्तनों की सफाई करता है। लीमू की खुशबू के साथ जो ज़िद्दी से ज़िद्दी बर्तन है वो बहुत ही आसानी से धोता है और हाथों में रह जाती है इसकी खुशबू। और आम डिश वॉश से ज़्यादा
ज़्यादा हाँ बाकी बता रही हो ये मैं ले जाऊँ मुकम्मल के लिए? बिल्कुल ले जाइएगा हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल खाता है ले शौक से। जाइएगा। और अच्छा बना देना प्लीज। बिल्कुल। तो जी आपको अगर 3 गुना ज़्यादा बर्तन धोने हैं तो लेमन मैक्स लिक्विड इस्तेमाल कीजिए। जी जी आप शुरू कीजिए। बिल्कुल। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? ये बर्तन धोएंगे ना। बर्तन धोने का काम। अच्छा वेरी गुड। और ज्यादा बर्तनों की जिम्मेदारी नहीं इन्हीं की है। चले जी तो फिर आपको आप घर भी लेमन जाना है। मैक्स बार भी ले आइए ताकि आपके पास हो 1000 लीमू की ताकत जो कि है लेमन मैक्स बार में। और जी ये पक रहा है। आप लोगों को क्या हुआ चीकू शेक का? वो मैं चीकू मंगवाया हमने बाहर से मार्केट से। ज्यादा हो गया और वो क्या असल कर में दिया? हमने दूध ज्यादा मैंने उसको मना किया नहीं डाल कम कर। इतना बनता ग्लास मैंने कहा कोई दूध तो थोड़ा सा होना उसमें नहीं, तो उसमें बर्फ अब वो डालें चीकू ना डालेंगे थोड़ी ठीक हो सी। जाएगा। बर्फ तो डालें। आ रहे चीकू आ रहे। स्क्रीन पे नजर है मेरी स्क्रीन। अच्छा जी हमने जो है सबसे पहले प्याज डाले। क्रीम डाल दें इसमें? नहीं वो प्याज डाले। प्याज डालने के बाद हमने इसमें चॉप लहसुन डाला। चॉप लहसुन डालने के बाद हमने अभी इसमें चिकन डाली और अब इसमें नमक डालना है। तो हम कौन सा नमक इस्तेमाल करें जी? राइट सॉल्ट। Right राइट सॉल्ट salt। बच्चों बड़ों में यकसा मकबूल। राइट तो सॉल्ट। जी राइट जरा- सॉल्ट का 1 चमचा आपको दे आम नमक की ग़िज़ाइयत और ब्लड आयोडीन। प्रेशर से दूर रहने की सहूलत। राइट सॉल्ट में क्योंकि Right सोडियम नहीं है इसलिए वो तमाम ख़वातीन हज़रात जो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है और सोडियम फ्री या कम सोडियम वाला वो खाना खाना चाहते हैं उनके लिए है राइट जरा खोल सॉल्ट के दे द देना तो मैं परफेक्ट डाल दूँ चॉइस। थोड़ा सा। और जी भाई तो आजकल मैं फिर बताऊंगा आजकल जब आप सेट पे जाते हैं तो ऐसी बातें हो रही होती हैं कि फला सॉल्ट आ गया है फला डाइट है। इतनी महंगी डाइट है यार इमरान। और शक्ल पे वैसी की वैसी उनकी जो है ना वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिसकी शक्ल जो खा रहा है उसकी शक्ल पे भी असर नहीं पड़ रहा उसको फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ रहा है। जो खिला रहा है उसकी असर आप ये देखिए शक्ल आप निकल देखिए ना आई शक्ल आई दिया मैंने इसको। शक्ल आ रही है। हाँ वो अच्छा ये बनेगा, फिक्र ना करें। लाल कुटी हुई मिर्च है हाथ में जायका। वैसे ये बाद में डलती है लेकिन मैंने साथ ही डाल दी है। मेरी तुम खुद जिम्मेदार होगी। ऑरिगेनो डालेंगे हम इसमें बेसिल लीव्स इसके डालेंगे पैसे हम लूंगा मैं इसमें। अलग से। बेसिल लीव यानी तुलसी के पत्ते। जी मैं तुलसी तेरे आंगन ऑरिगेनो। तुलसी कौन है? तुलसी वहाँ है ना इंडिया में। हम जिसे लाजवाब कहते नमक हैं। नहीं है नमक डालेंगे हम इसमें? काट के दे दें जल्दी से। अच्छा ये जो है हमारा शेक तैयार हो गया है। अच्छा निकाल लीजिए बिल्कुल। तुम ये भी बता दो ना कि तुमने वो पास्ता को जो था पहले उबाल के पास्ता को सारा जी पानी जी मैंने निकाला। आपको बताया है कि पास्ता उबला हुआ पास्ता पहले ही बताया कि यहाँ पर रख दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर उबाल के सबसे तो पानी पहले निकाल प्याज देते हैं ना डाला। प्याज डालने के बाद मैंने इसमें चॉप लहसुन डाले, चिकन डाली, नमक डाला, लाल कुटी हुई मिर्च डाली। इसके अलावा सफ़ेद मिर्च जो है जिसको दखनी मिर्च कहते हैं वो डाली है और ऑरिगेनो डाला है। बेसिल लीव्स डाले हैं इसके अंदर। और अब ये जब भुन जाएगा चिकन तो हमने इसके अंदर डालनी है चीज़ और क्रीम और दूध। तो जी ये मैं इसमें डाल रही हूँ अब चीज़, क्रीम एंड दूध। और जो पार्मेजान चीज़ है वो हम सबसे आखिर में ऊपर से इसके डालेंगे। ये जी मैंने डाली इसमें चीज़। और फिर बच भी गया यार तो अच्छा हो गया। चेडर चीज़ भी डाल दी है मैंने इसमें। क्या बन गए? वाह बड़ा फिट बनाया। यार सही मतलब सही थिकनेस वाला बना है ठीक है। थिकनेस वाला व्हाट? और अब हम इसमें दूध डाल रहे हैं। दूध डाल रहे हैं इसमें तकरीबन आधा गिलास डालेंगे। और अगर आपको ऐसा दूध डाल लगे रहे हैं कि ये पास्ता में। गाढ़ा नहीं हुआ है तो थोड़ा सा और दूध डाल दें। दूध डालना पड़ता है। ये चीज कैसे इसमें वो करेगी मिक्स होगी? ये होगी mix हो जाएगी ना, गरम सब है हो ना। जाएगा सफेद हो जाएगा। मेल्ट हो जाती है ना चीज़। अच्छा अच्छा। जी और बिल्कुल। ये शोरबा सा क्या है इस चीज का? ये व्हाइट हो जाएगा ना ये पास्ता। अभी ये क्या पानी डाला क्या? ये ऐसे ही होता है दूध डालें। ये थोड़ा सा भी और गाढ़ा हो जाएगा जैसी जैसी चीज़ जो है इसकी मेल्ट होती रहेगी ये गाढ़ा होता हम भी 500 रुपए खाते हैं होटलों में। 500 में बहुत सारा बन जाता है वैसे। हाँ, वही ना। वैसे भाई साहब जितनी महंगाई होगी अब तो हम घर पे बना रहे हैं आजकल भाई। जी। सभी लोग जितनी हमारी जनता है आवाम है जी सब घर पे लेके आ गए। और अब हम इसमें ये पास्ता डाल रहे हैं। अच्छा ये जितनी देर ये पास्ता डलेगा हम Already boiled है ये। ब्रेक की तरफ और बिल्कुल। वापस आते हैं उस वक्त तक ये पास्ता जो है अल्फ्रेडो बन चुका होगा। हाँ, बिल्कुल। आप देखते रहिए अहद रमज़ान। हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रमज़ान